आप सभी को नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बस्तर का काकतीय वंश और साथ में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है, बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना 1324 में हो गई थी। ये राजा हरिश्चंद्र देव को पराजित किए थे और बस्तर पे आ गए थे। पुरानी स्टोरी में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में ये रहते थे, फिर वहां से फिर पलायन करते हुए सामंत के रूप में कुछ समय रहे, उसके बाद जाकर के बस्तर पे ये स्थापित हुए, अपने राजपाट को शुरू किया। ये आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑफलाइन क्लास जो कि अंबिकापुर पर संचालित होता है उसका ही एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त आप बोल सकते हैं कि एक हम लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं, जीपीएससी प्री प्लस में उसका ही हिस्सा है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो इस कोर्स के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से एक बार जाकर के उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्री और साथ में मेंस दोनों डिटेलिंग आपको इसमें साथ में मिल जाएगा। वीडियो सारे दिए हुए हैं और इसके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो अंबिकापुर में हमारी क्लास संचालित होती है। प्री मेंस व्यापम मंडी निरीक्षक सीजीएसआई, ये सारा कोर्सेस हमारे माध्यम से संचालित करवाया जाता है। तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला राजा रहता है वो रहता है आपका अनमदेव। अब अनमदेव के पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताई ही कि ये सामंत के रूप में इसके बस्तर के छिंदक नागवंशीय राजा के सामंत के रूप में कुछ समय तक शासन करते हैं। देखते हैं कि राजा कब कमजोर पड़ा, हरिश्चंद्र देव कब बूढ़ा हुआ और उसकी बेटी, क्योंकि बेटा था नहीं, चमेली देवी। तो बेटी आई, अब देखा कि ये सही स्थिति है, राजा बूढ़ा हो गया है, बेटा है नहीं। चमेली देवी के ऊपर आक्रमण करते हैं, हरिश्चंद्र देव लड़ेगा और 1324 में अनम देव जो रहेगा छिंदक नागवंशीय शासक को हराएगा, हरिश्चंद्र देव, जिसमें चमेली देवी भी साथ में लड़ती है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पे बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करता है। ठीक, ये हो गया। जैसा आप इतिहास में जाएंगे तो ये जो अनमदेव है, इनके जो पिता थे महादेव, वो चालुक्य वंश के थे। मैंने इनको बताया हुआ है आपको कि इनकी माता जो थी वो काकतीय वंश की थी और जो इनके पिता थे वो चालुक्य वंश के थे। हालांकि आप देखेंगे कि ये अपने माता के लिनिएज जो उनका जो पीढ़ी आया हुआ है उसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन स्टिल वो कहलाएंगे तो फिर भी चालुक्य। इसी वजह से इनको चालकी वंश के राजा के नाम से भी जाना जाता है। आपके प्री और व्यापम वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चालकी वंश का राजा कौन है, तो बताइएगा अनमदेव। अनमदेव वही व्यक्ति है जिन्होंने दंतेश्वरी माता का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर दंतेवाड़ा में बनवाया, डंकनी शंखनी नदी के तट पे। और उस क्षेत्र का नाम दंतेश्वरी माता के नाम पे दंतेवाड़ा पड़ा है। ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा की वजह से दंतेश्वरी माता नहीं है, दंतेश्वरी माता की वजह से दंतेवाड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने उस टाइम पे अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? मंधोता, है ना, बस्तर के ही क्षेत्र रीजन में आएगा आपका, बस मंधोता आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बाद जो आएंगे हमारे एक प्रमुख शासक, वो है अपने पुरुषोत्तम देव। इनकी स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि जो गौंचा पर्व है, जो रथ यात्रा हम लोग बोलते हैं, जो जगन्नाथपुरी में मेनली आपको देखने को मिलता है। तो गोंचा पर्व बस्तर दशहरा में शुरू करवाने वाला शासक कौन पूछेगा तो पुरुषोत्तम देव। तो ये क्योंकि रथ लेकर के आए थे ना, कहां से? उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से रथ लेकर के आया था। हुआ क्या था, स्वप्न में आए हुए थे प्रभु, उन्होंने बोला कि आप इधर आइए जगन्नाथपुरी। तो ये फिर जाते हैं खाली पैर और वहां के राजा से जाकर के भेंट करते हैं। तो राजा बताते हैं कि हमारे भी स्वप्न में प्रभु आए हुए थे और वो बताए थे कि आप आएंगे। तो भेंट स्वरूप वो बहुत सारी चीजें सामग्री देते हैं, ये अपने साइड से भेंट स्वरूप देते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु ने बोला है कि इनको रथ जो है भेंट स्वरूप दीजिएगा। तो फिर वो वहां से रथ को उठा करके लाते हैं छत्तीसगढ़, और वहां से रथ यात्रा या गौंचा पर्व जो है विश्व का सुप्रसिद्ध, बस्तर का विश्व का सुप्रसिद्ध गौंचा पर्व शुरू होता है। और ये बस्तर दशहरा का बहुत अभिन्न अंग है, इसको भी आपको पता है, ध्यान रखेंगे आप। और इसी कारण इनको रथपति या रथपुरी की उपाधि भी दी गई है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे, रथपुरी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन? ये पुरुषोत्तम देव, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और किया था पुरुषोत्तम देव ने, कि इन्होंने अपनी राजधानी को मंदोता से कहा स्थानांतरित किया? बस्तर। एग्जैक्ट क्षेत्र अभी आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली अभी कहाँ पे राजधानी है आप बोल नहीं पाए, बस बस्तर का क्षेत्र है, समझ लीजिए बस्तर का क्षेत्र है। इसके बाद जो आएगा शासक अपना, वो है आपका प्रताप राजदेव। इसको हम लोग क्यों देखते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप प्री देखेंगे ना तो बहुत सारे बुक्स में ये दिया नहीं है, लेकिन प्रताप राज वो राजा है, आप देखेंगे इनके शासन में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था।
आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें गोलकुंडा का जिक्र है। गोलकुंडा का स्थापना करने वाले का नाम है कुली कुतुब शाह, सुना होगा आपने, कुली कुतुब शाह। तो इस कुली कुतुब शाह की सेना जो है बस्तर पे आक्रमण की थी, क्योंकि बस्तर दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, आदिवासी बहुल एरिया है ना, प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज्यादा है, जंगल वैसा है, एकदम घना जंगल है, उसको जीतना आसान नहीं है। तो कुली कुतुब शाह का आक्रमण तो हुआ, लेकिन बुरी तरीके से वो पराजित हुआ। क्वेश्चन क्या बनेगा, बस्तर पे पहला मुस्लिम आक्रमण किस राजा के समय हुआ था, या किसने किया था? इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट आक्रमण है कुली कुतुब शाह, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक था। जब आप इधर जाएंगे, हैदराबाद वाले साइड पर जाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण राजा था, है ना। तो इसने इसके शासन टाइम पे आक्रमण करवाया हुआ था और असफल रहा। और कौन हरा रहा है? बस्तर का छोटा सा साम्राज्य। याद रखिएगा, बस्तर को आप लाइट लेकर के नहीं चल सकते। इससे पहले छिंदक नागवंश के शासकों को हराने से पहले, छिंदक नागवंश से पहले नल वंशी शासक आपके बस्तर पे शासन करते थे। नल वंश शासक वही शासक है जो इंडिया लेवल पे जो शासन कर रहे हैं, वाकाटक वंश। कहां से? महाराष्ट्र से। कहा था? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, वही है। वहां से शासन कर रहे हैं, वहां जाकर के आक्रमण कर दिए, बस्तर से निकल करके जाकर के वाकाटक के आक्रमण करके उनको हरा करके आ गए। तो बस्तर का क्षेत्र वैसा रहा है और राजा शक्तिशाली यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रताप राजदेव के बाद दलपत देव आता है, लेकिन प्रताप राजदेव के बाद एक और राजा आता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था राजपाल, है ना। उसको ऐड करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। राजपाल नाम का राजा आएगा, और राजपाल के बाद एक राजा आएगा जिसका नाम है चंदेल मामा। ये राजपाल नाम का राजा आएगा। दो रानियां रहती थी, एक है बघेलीन रानी, एक दूसरी के नाम है चंदेलिन रानी। तो चंदेलिन रानी का भाई था चंदेल मामा, है ना। अब सोचिए, मामा को क्यों राजगद्दी मिल रहा है? मिलना ही नहीं चाहिए था ना, मामा कहाँ से आ गया बीच में? तो वही षड्यंत्र का हिस्सा है। मिलना किसको चाहिए था? दलपत देव को। तो दलपत देव उस टाइम पे छोटा था, राजपुत्र था, है ना। तो चंदेल मामा को पराजित करता है, उसको हटाता है, उसको मारता है। उसके बाद जाकर के दलपत देव राजगद्दी में बैठता है। मैंने आपको राजपाल और चंदेल मामा क्यों कराया? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे राजा पूछता है आपसे, निम्न में से कौन सा राजा काकतीय वंश से संबंधित है? उसमें चंदेल मामा भी दे देगा। राज तो किया है ना। क्योंकि यही सेम चीज, यही सेम सीक्वेंस हम लोग को छिंदक नागवंश शासक में भी देखने को मिला है, जहां पे मधुरांतक नाम का एक राजा बीच में आकर के शासन कर रहा था। धारावर्ष के बाद बेटा कौन है आपका? सोमेश्वर देव प्रथम। राजा उसको बनना था। धारावर्ष के बाद सोमेश्वर देव को बनना था। बीच में कौन आया? मधुरांतक। रिश्ता क्या है पता नहीं, लेकिन शासन कर रहा है आकर के। वही, जब राजा कमजोर होगा, राजपाट कमजोर होगा, तो इस टाइप के चील कौए आते हैं, है ना। राजपाट में आक्रमण करेंगे, क्षेत्र को जीतने का कोशिश करेंगे, और राजपाट ले लेते हैं। कुछ टाइम के लिए तो ले ही लेते हैं, ऐसा होता है। आइए, उसके बाद जो हमारा प्रमुख राजा है दलपत देव, उसके पास आते हैं। तो एक चीज से तो आपको समझ में आ गया है कि शासक तो मजबूत रहा होगा। अगर मामा को मार करके राजपाट लिया तो इतना आसान तो नहीं है ना। इतना आसान तो नहीं पड़ने वाला। तो क्या होता है, इसके टाइम पे भोसला आक्रमण होता है। सबसे पहले भोसला आक्रमण होता है नीलू पंथ का। ये सारा डेट जो रहेगा आप हाईलाइट करिएगा, ये सारे काम के हैं। 1770 में भोसला आक्रमण होता है। प्रथम भोसला आक्रमण किसका? नीलू पंथ का। मैंने बताया आपको, क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूसरा राजा शक्तिशाली है, संभव नहीं है जीत पाना, है ना। तो हार जाता है नीलू पंथ, पहली बार हारा। उसके बाद दोबारा आक्रमण होगा, लेकिन इस बार नीलू पंथ अकेले नहीं आता है, वो जौपुर का विक्रम देव को साथ में लेकर के आता है। अभी आगे आपको मैप में बताऊंगा मैं। जौपुर के विक्रम देव को, जो कि उड़ीसा का है, उसको साथ में लेकर के आता है, और उसको भी बुरी तरीके से ये पराजित करता है। दोनों को पराजित कर चुका है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये देख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू आक्रमण हो रहे हैं, है ना। तो यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी बस्तर से प्रॉपर जगदलपुर स्थानांतरित कर देता है। जगदलपुर महल जानते हैं, अब फाइनली बनेगा वो, क्योंकि अब राजपाट अपना प्रॉपर जगदलपुर आ गया, तो अब बनना वो शुरू होगा। ठीक है, तो राजधानी अब हमारा प्रॉपर कहाँ आ गया है? जगदलपुर। अब जगदलपुर में ही रहेगा, कहीं नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। बस्तर से जगदलपुर आ गया है।
अब दलपत देव क्योंकि महान शासक था, आपको कहां से और पता चलता है, अपने नाम से ये दलपत सागर नाम का एक झील या तालाब का भी निर्माण बस्तर में कराया हुआ है, जिसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील या सागर। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो सोचिए ना अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है ना, वन लाइनर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसके बाद मराठा, क्षेत्र तो जीत नहीं पा रहे हैं, 2 बार आक्रमण करके प्रयास भी करके देख लिए, इनको पता चल गया कि राजा मजबूत है, क्षेत्र दुर्गम है, ऐसे तो जीतेंगे नहीं, तो क्या किया जाए, बंजारों को भेजते हैं, है ना। बंजारा होते हैं खाना बदोश टाइप के व्यक्ति, जाते हैं, रहते हैं, कमाते खाते हैं, वहीं रहते हैं, फिर क्षेत्र चेंज करके दूसरे जगह चल जाते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग नया लेकर के आए, जो अभी छत्तीसगढ़ में था नहीं, जो बाद में आगे चल करके जनजाति विद्रोह का कारण बनेगा, जो था नमक और गुड़। दोनों एडिक्टिव चीजें हैं, जानते हैं, है ना। तो नमक और गुड़ का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में बस्तर पे नहीं था, वहां के जनजाति जो समुदाय थे, अभी भी मुख्य रूप से बहुलता आपको उन्हीं की ही देखने को मिलेगी, तो इनको नमक और गुड़ के बारे में आइडिया नहीं था, नमक गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो नमक गुड़ का पहले आदत लगवा दो, फिर वस्तु विनिमय करो, है ना, उनसे एलेक्जेंड्राइट ले लो जो कि खनिज है, उसके बदले में 1 बोरा नमक दे दो, शोषण तो हो रहा है ना। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, एक हाथ दीजिए एक हाथ लीजिए, तो एक हाथ सही चीज दीजिए एक हाथ सही चीज लीजिए, सही है ना। मैं आपको पेन दे रहा हूं और आपसे बोलूंगा कि मैं आप मेरे को अपनी सोने की घड़ी दे दीजिए, तो इसको ठगी बोलते हैं और शोषण भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो ये करना शुरू किए कौन, आगे चल करके बंजारे, खुद नहीं आ पाए मराठा तो सोचे कि बंजारों को भेजते हैं, इन लोग का रहन सहन खान पान इन लोग को इतना है, इन लोग का खराब करेंगे, बाद में काम आएगा, अपना थोड़ा सा आदत लगा देंगे तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना बाद में इनसे, है ना। तो ये इनका कारण था। चलिए, तो ये दलपत देव का हो गया, यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ आपको मैप में कि चल क्या रहा है, यहाँ पे स्थिति क्या है। यहाँ बस्तर का क्षेत्र है, शुरुआत में तो आप समझ गए कि बस्तर में था, उसके बाद फिर ये जगह चेंज होकर के जगदलपुर हो चुका है। आक्रमण आप देखिए कब हुआ था, 1770 में, तो ये आपका रतनपुर का क्षेत्र है, रतनपुर का क्षेत्र। अब रतनपुर के क्षेत्र में 1741 एडी वो तिथि है जहां पे मराठों ने रतनपुर को कब्जा में ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो रघुनाथ सिंह नाम का शासक था जो मराठों के अधीन था, फिर बाद में मोहन सिंह आएगा जो मराठों के अधीन रहेगा, उसके बाद स्वतंत्र मराठा शासक आएंगे कौन, बिम्बाजी भोसले, लेकिन मराठों का तो प्रतिनिधित्व होना रतनपुर में शुरू हो चुका है, ये हम लोग को समझ में आ चुका है, कब से, 1741। जगदलपुर में आक्रमण कब हुआ, 1770 एडी। तो यहीं से समझ में आता है कि इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया है, उसके बाद ही अपना राज्य विस्तार नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं, बस्तर की तरफ, इसी वजह से इन्होंने आक्रमण किया होगा। आक्रमण कौन किया था, हाँ, तो पहला आक्रमण होता है किसके द्वारा, नीलू पंत, कब, 1770 में। तो पहला आक्रमण होता है जो कि पूर्ण रूप से असफल रहता है, इसके बाद ये सोचता है कि काम करते हैं, सहपाठी बनाते हैं, ये है उड़ीसा, जो कि है जौपुर का क्षेत्र, यहाँ पे एक राजा मिलेगा जिसका नाम रहेगा विक्रमदेव, तो ये विक्रमदेव को बोलता है, साथ में आक्रमण करते हैं, फिर ये दोनों मिल करके दोबारा साथ में आक्रमण यहाँ पे करते हैं, लेकिन वो भी असफल रहता है, याद रखिएगा राजा भी मजबूत है, क्षेत्र भी दुर्गम है, जीत पाना संभव नहीं है, तो क्षेत्र जीत नहीं पाए हम लोग। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि जगदलपुर प्रॉपर राजधानी बन गया है, अब यहीं से ही सारी चीजें संचालित होगी। अब सोचे क्या किया जाए, क्या षड्यंत्र रचा जाए, तो षड्यंत्र फिर हम लोग रचते हैं, क्या बोलते हैं, इधर से हम लोग भिजवाएंगे किसको, बंजारे लोगों को भिजवाते हैं, जो कि गुड़ और नमक वगैरह साथ में लेकर के चलेंगे, हम लोग का रहन सहन तबाह करेंगे, ये ठीक। राजा तो चला गया, दलपत देव का काम तो हो गया। इसके बाद जो राजा आएगा वो रहता है आपका अजमेर सिंह, लेकिन दलपत देव के बाद अजमेर सिंह कैसे आ रहा है उसको भी समझ लीजिए। दलपत देव के 2 बेटे थे, है ना, पहला था आपका अजमेर सिंह और दूसरा दरिया देव। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहीं पे ही आपका पहला संघर्ष भी आपको देखने को मिलेगा। दलपत देव क्या करेगा,
जब तक वो जिंदा है तब तक कोशिश करेगा कि मेरा राजपाट सुरक्षित रहे और मजबूत रहे। तो अपने बड़े बेटे अजमेर सिंह को ये क्या करता है, डोंगर का जमींदार बना देता है। डोंगर क्षेत्र बस्तर में ही मिलेगा और बोलता है भाई तुम राजपाट सीखो, जरूरी है ना? क्योंकि बड़ा बेटा भी, हालांकि दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन बड़ा बेटा तो बड़े बेटे को ही मिलता है, जनरली यही चला आ रहा है। दलपत देव की जैसे ही मृत्यु होती है, दरियादेव अपने आप को राजा घोषित कर देता है कि मैं राजा हूं। अब वहां की जो जनता है विद्रोह तो करेगी, दरियादेव के हाथ में राजपाट आ गया, वहां का सेना आ चुका है। लेकिन अजमेर सिंह के साथ डोंगर है, साथ में कुछ और लोग होंगे जो राजपाट से ही संबंधित होंगे। ऊपर से ये हलबा आदिवासियों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित था, प्रिय था उनका। तो अजमेर सिंह हलबा आदिवासियों के साथ मिल करके विद्रोह कर देता है। ये है हलबा विद्रोह पहला, जो छत्तीसगढ़ का पहला विद्रोह हम लोग देखते हैं। ये है अजमेर सिंह और हलबा वालों के साथ मिलकर के किया गया विद्रोह, हलबा विद्रोह। कब होता है, डेट क्या है इसका? 1774, 74 से 78 के बीच में ये होता है। 1774, 74 से 78 के बीच में ये होता है। इसको देखेंगे, अगले स्लाइड में देखेंगे। बस आपको बता रहा हूं कि ये हुआ था। उसके बाद अजमेर सिंह राजा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सपोर्ट आप देखेंगे किसका रहेगा, अजमेर सिंह का ज्यादा सपोर्ट रहता है, तो आराम से वो राजा बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अजमेर सिंह को हम लोग देखते हैं। तो ये सारा चित्र आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से अजमेर सिंह को आप बस्तर क्षेत्र में क्रांति के मसीहा के नाम से भी जानते हैं। इस स्लाइड को देखने से पहले हम लोग इनकी स्टोरी एक बार समझ लेते हैं, फिर वापस स्लाइड में आएंगे, तो यहाँ से अपने को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का जब आप नाम लिख रहे हैं तो हलवा आदिवासियों का नाम साथ में लिखना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना ये अधूरे थे। ठीक है, आते हैं चीजों को ऐड करते हैं। जैसे ये है अपना बस्तर का क्षेत्र। अब बस्तर के क्षेत्र पे राजा है हमारा अजमेर सिंह। अजमेर सिंह राजा है। अब देखिए क्या होता है, दरियादेव को तो हरा दिया, आपको समझ में तो आ गया कि राजपाट उसको छोड़ के भगा दिए होंगे। दरियादेव को हरा करके छोड़ दिया गया, बोला कि तुम जाओ, रहो अपना, खुश रहो। अब वो कैसे खुश रहेगा, उसको राजपाट चाहिए, षड्यंत्र तो करना पड़ेगा ना। एक काम करता है, वो पहुंचता है कहाँ पे पता है, जौपुर। याद आया क्षेत्र किसके पास, विक्रम देव के पास पहुंचता है और बोलता है कि चलिए साथ में मिलकर के आक्रमण करते हैं, है ना? तो क्षेत्र जीतेंगे तो मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगा। जौपुर का विक्रम देव साफ मना करता है, बोलता है कि हम पहले भी आक्रमण कर चुके हैं और बुरे तरीके से परास्त हुए थे, संभव नहीं है। तो बोलता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बताता है एक और व्यक्ति है, आप उसके पास जा सकते हैं। ये बोलता है कि जाइए आप रतनपुर। तो रतनपुर में कौन बैठे हैं यहाँ पे, मराठा। ठीक, अब मराठों से जब संपर्क किया जाता है, पूछा जाता है कि हाँ चलो आक्रमण करते हैं, बांट लेंगे हिस्सा, मराठा भी मना कर देते, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर के आक्रमण कर चुके हैं और सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो कोशिश करते हैं तीसरे लोगों को भी ऐड करने का, जो कि है नागपुर, जहां पे अंग्रेज बैठे हुए हैं। जॉनसन मिलेगा आपको, ये बैठा हुआ है। बोलता है कि ठीक है, एक योजना बनाते हैं, इस योजना के तहत करते हैं। सबसे पहले दरियादेव को हम लोग देंगे कुछ लोग और बोलेंगे कि काम करो, तुम इस वाले क्षेत्र से आक्रमण करो इसके ऊपर। ठीक है, आक्रमण हो गया, चलो ठीक है। एक काम करिए मराठा, आप ऊपर वाले क्षेत्र से आक्रमण करो। जौन जौपुर का विक्रम देव जो रहेगा वो इस क्षेत्र से आक्रमण करेगा, और हमारा जो सेना रहेगा अंग्रेजी सेना, वो इस क्षेत्र से आक्रमण करेगा। अब कहाँ जाएगा आपका अजमेर सिंह, तो ये क्षेत्र में अजमेर सिंह को इन्होंने रोका और आक्रमण किया चारों साइड से। तब जाकर के अजमेर सिंह पराजित होता है, साथ में हलवा जो रहते हैं वो पराजित होते हैं। इसी वजह से आप हलवा विद्रोह को देखेंगे तो आपको 1774 से 1778 देखने को मिलता है, क्योंकि 78 में ये आक्रमण हो रहा है। 74 में वो पहला विद्रोह है जिसके बाद इन्होंने दरियादेव को हरा करके राजपाट अजमेर सिंह को दिलाया था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो अब ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, अजमेर सिंह को हरा देते हैं। अब आपको पता है कि राजा है, क्या होना है इसका, है ना? जब भी देखिएगा इस टाइप का सिचुएशन बनता है
और राजा पकड़ा जाता है, फिर उसका कुछ समय में आकस्मिक निधन हो जाता है। आपको भी पता है कि आकस्मिक निधन कैसे होगा। एक ही तरीका है आकस्मिक निधन करवाने का, आकस्मिक निधन करवाया जाता है। ठीक है, तो अजमेर सिंह मारे गए, हलवा, इन सबको मार दिया गया दरियादेव के द्वारा, जो कि अगला राजा आपका बनने वाला है। तो अजमेर सिंह के बाद जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा? दरियादेव, है ना। दरियादेव नाम से बस दरिया है ना, दरिया नाम का कुछ नहीं है इसमें ना। पूरा षड्यंत्र करके ये पूरा क्षेत्र को इन्होंने इसके अंदर, मराठों के अंदर में ला दिया है। इससे पहले ये जो बस्तर का क्षेत्र है, खासकर कांकेर के ऊपर वाला, ये जो था, नीचे का क्षेत्र अलग कहलाता था, ऊपर का क्षेत्र अलग कहलाता था। पहले की भाषा में बात करूं तो ऊपर का क्षेत्र आपका दक्षिण कौशल है, नीचे का क्षेत्र आपका दंडकारण्य है, कांतार, महाकांतार। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इतने सारे लोगों का सहयोग लिया गया है, तो इनको हिस्सा भी तो देना है, नहीं देंगे हिस्सा? हिस्सा तो देना ही है। तो इसीलिए कोटपाड़ की संधि एक बुलाई जाती है ना। इसको देखते हैं। कोटपाड़ की संधि बुलाई जाती है। अब कोटपाड़ परगना आपका यही इसी क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में पड़ेगा। यही सारे लोग आएंगे आपके सारे। कौन कौन आएंगे? मराठा आएंगे, मराठा के साथ से कौन आएगा? अवीर, अवीर राव। ठीक है, और जौपुर से कौन आएगा आपको पता ही है, जौपुर से कौन आएगा? विक्रम देव। और इधर से दरिया देव तो रहेगा ही। ठीक है, अंग्रेज साइड से जॉनसन। मराठों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं है ना। ये सारे लोग आते हैं। मराठों की तरफ से अवीर राव आता है, हालांकि वही ही करता है इसका प्रतिनिधित्व, तो अंग्रेज शायद नहीं आते हैं, अंग्रेज को मत ऐड करिएगा, इनको जाने दीजिए। लेकिन आना चाहिए था, जॉनसन वगैरह ही हो सकते थे जो आता है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या होता है, सब अपना अपना क्षेत्र मांगेंगे। जौपुर का विक्रम देव बोलता है कि जहां पे ये हो रहा है, ये कोटपार परगना, ये कोटपार परगना मेरे को दे दो। कोटपार परगना को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर विवाद होने वाला है। ठीक, तो इस जौपुर के विक्रम देव को मिल गया कोटपार का परगना, मिल चुका है। मराठा क्या बोलेंगे, काम करो कि जो ये इधर का इनका बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर के क्षेत्र को मेरे अंडर में डाल दो। तो ये वाला बैरियर हटेगा। अब पूरा का पूरा आपका जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है वो आपका नक्शे में आएगा। इसी वजह से ये डेट महत्वपूर्ण है। कौन सा? 6 अप्रैल 1778, वो डेट है जिस डेट पे बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाएगा। कौन सा डेट? 6 अप्रैल 1778, जब बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। अब अभिन्न अंग बन गया है तो क्या फ्री में बनेगा? जी नहीं। किसी भी क्षेत्र को आप अपने अंडर गुलाम बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो टकोली नाम की व्यवस्था एक रखी थी इन्होंने, साल भर में आप पैसा देते रहोगे मेरे को, साल भर में पैसा देते रहोगे, पैसा नहीं रुकना चाहिए। ये होता है टकोली। तो ये आ चुका है बस्तर किसके अंडर में? मराठों के अंडर में, क्योंकि मराठों को सहयोग ले रहे हैं अंग्रेजों का, तो अंग्रेज को भी कुछ हिस्सा देंगे हम लोग। तो बस्तर मराठों के अधीन आ गया और साल दर साल में वो लोग पैसा देते रहेंगे, पैसा बसाते रहेंगे, बस ये रहेगा। और फिर हम लोग कुछ पैसा इधर नागपुर भी भिजवाते रहेंगे, तो ये चलते रहेगा। और जौपुर के विक्रम देव को क्या मिल चुका है? कोटपार परगना। तो ये चल रहा है, ये पूरा क्लियर है। ठीक, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है उसको, है ना। आइए, पहला हमने विद्रोह सक्सेसफुली देख लिया है। तो इसी वजह से बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा किसको कहा जाएगा? अजमेर सिंह को। आप समझ गए हैं क्यों कहा जाएगा। डोंगर का अधिकारी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो वन लाइनर, सिंगल लाइनर, व्यापक सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है। अजमेर सिंह को राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का जमींदार बनाया गया था? डोंगर। ये छोटे छोटे चीज को जो हम लोग छोड़ते हैं ना, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आप इस गलती से बाहर नहीं होते जो आपसे नहीं बनता है, जो आपसे बनता है आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इस गलती के कारण आप बाहर होते हैं।
नीलू पंत का आक्रमण कब हुआ था? 1700 कितना था, नहीं याद आ रहा, यहाँ बाहर होंगे ऐसे। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बनना चाहिए वो तो बने, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, दलपत देव की स्टोरी मैंने बता दिया आपको, जॉनसन आया था कंपनी का प्रमुख, है ना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है जिसको बोलते हैं क्रांति का पहला मसीहा, किसे बस्तर की क्रांति का पहला मसीहा कहा गया है? अजमेर सिंह। क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार दोबारा आएगा, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक, एक चीज और लिखाता है किताबों में कि इससे जो ये पूरा षड्यंत्र हुआ, इसके साथ ही चालुक्य राज का पतन हो गया। हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के बाद ही बाकी के जो आगे के राजा आएंगे वो अपने आप को चालुक्य नहीं काकती बोलेंगे। समझ रहे हैं? चालुक्य राज का पतन, मैंने बताया आपको, पिता जो थे वो चालुक्य वंश के थे, माता जो थी वो काकतीय वंश की थी। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश ना देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब आखिरी राजा आएंगे इनके, प्रवीर चंद्र भंजदेव, वो बोलते हैं इस कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पूरा खानदान काकतीय वंश का था, चालुक्य से हमारा संबंध है, लेकिन मैं काकतीय वंश का था। ठीक, तो यहां से हो सकता है इन लोग अपने आप को इस फ्रेम के बाद, जो दरियादेव राजा बनेगा उसके बाद से अपने आप को काकतीय बोलना शुरू कर दिए, संभव है, ये हो सकता है। तो ये अजमेर सिंह का स्टोरी है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, और हलवा विद्रोह तो हो चुका है, हलवा विद्रोह के बाद दरियादेव को देख लेते हैं। दरियादेव के षड्यंत्र के फलस्वरूप अजमेर सिंह हलवा आंदोलन के दौरान पराजित हुए। इसने सत्ता हस्तांतरित हेतु जयपुर नरेश विक्रमदेव, है ना, और भोसला शासक अवीर राव के मध्य 6 अप्रैल 1778 को कोटपार की संधि की। जो कोटपार की संधि का डेट पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता रहेगा। ठीक है, इसी के टाइम पे मिस्टर जेटी ब्लंट नाम का व्यक्ति, क्योंकि आप देखेंगे कि बस्तर जो है वो मराठों के अधीन आ गया, और मराठा तो अंग्रेज का सहयोग लिए ही थे, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट चल ही रहा था, है ना, तो सहयोग लिए ही थे। तब मिस्टर जेटी ब्लंट नाम का आदमी था, उसको घूमना था बस्तर। ठीक है, बस्तर घूमना था इसको, बस्तर देखने आना था। तो 1795, जब दरियादेव का शासनकाल ही चल रहा है, तो 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट नाम का व्यक्ति कहाँ आता है? बस्तर आता है। लेकिन उसको सीमावर्ती क्षेत्र में, बस्तर घुसने से पहले ही सीमावर्ती क्षेत्र में रोक दिया जाता है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिस्टर जेटी ब्लंट। यही तो क्वेश्चन है जो आया हुआ है, पूछा हुआ है, लेकिन उसको अलग टाइप से फ्रेम करके पूछ दे। आप 1795 मिस्टर जेटी ब्लंट जानते हैं, लेकिन पहला अंग्रेजी शासक, कुछ लोग पहला यूरोपियन शासक, पहला यूरोपियन व्यक्ति पूछ देंगे, है ना, मीनिंग तो फिर भी वही निकलेगा ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इनका विरोध हुआ, भोपालपट्टनम वगैरह वाला जो क्षेत्र है, बीजापुर का जो क्षेत्र, अंदर आने ही नहीं दिया इसको। 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से एक विद्रोह देखा जाता है, वो यही विद्रोह है। जब आप विद्रोह देखेंगे तो भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795, कौन, किसका आगमन? मिस्टर जेटी ब्लंट का, है ना। कारण यही कि हलवा विद्रोही के द्वारा इनको रोक दिया गया, तर्क बस्तर में आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, है ना। और दरियादेव प्रथम काकतीय शासक था जिन्होंने मराठों की अधीनता को स्वीकार किया था। अगर आपको अब स्टोरी याद रहेगा जो मैंने आपको बताया है, तो आप ये सब आराम से कर लेंगे, गलती नहीं करने वाले। क्लियर? चले आगे। चलिए, दरियादेव हो चुका है, दरियादेव के बाद इसके बेटे को लेकर के आता है जो कि है महिपाल देव। ठीक है, शुरू करें। महिपाल देव, अब देखिए महिपाल देव राजा बना, राजा का बेटा राजा, लेकिन जो पिता किया था क्या वही चीज मैं भी करूं? मराठों की अधीनता को कौन स्वीकार किया था? पिताजी किए थे ना, और साल दर साल पैसा भेज रहे थे, क्या मैं भी वही करूं? तो मैं नहीं करूंगा, है ना। तो महिपाल देव मराठों को पैसा भेजना बंद कर देता है। सबसे पहला काम यही करता है कि मराठों को पैसा देना बंद कर देता है। जब सीजीपीएससी मेंस वगैरह में आप देखेंगे, जब पैसा दे भेजना, पहले एक बार आप आदत लगा दीजिए, उसके बाद पैसा भेजना बंद कर दीजिए, आक्रमण करेंगे, है ना। तो देखा गया है हमेशा, आप मतलब अपने आप को, हमको पैसा नहीं दे रहे हो मतलब आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हो, और स्वतंत्र घोषित कर रहे हो तो हमारा आक्रमण झेलो। ठीक है, तो आक्रमण
होता है इनके पास। वैकेंजी भोसले ने रामचंद्र बाघा, बाघ नहीं, रामचंद्र बाघा को बस्तर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये आया आपका पहला, सेनापति रामचंद्र बाघा का बस्तर पर आक्रमण। फिर देखिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं बस्तर मजबूत क्षेत्र है। पहला आक्रमण होता है, रामचंद्र बाघा हार जाता है। दूसरी बार आक्रमण होता है, रामचंद्र बाघा अगल बगल के क्षेत्रों को जीत करके दोबारा आक्रमण करता है, जैसे कांकेर वगैरह के क्षेत्र वगैरह को जीत करके दोबारा आक्रमण करता है, तब जाकर के वो जीतता है। और उसके बाद फिर वो बस्तर को अपने अधीन करता है, और फिर वही वार्षिक टकोली वाला जो चीज चल रहा है वो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। ये ठीक है? ठीक है। इसी कारण महिपाल देव को 1830 में सिहावा परगना इसको मराठों को देना पड़ गया था। तो आक्रमण करवा रहे हैं तो देना ही पड़ जाएगा। अब वो परगना अगर देना पड़ जा रहा था तो वहां ये अपना राजपाट करेंगे, या तुम राजपाट करो, तुम काम करो, लेकिन इस परगना से जितना पैसा आएगा वो मेरा। ये होता है देने का मतलब। ठीक, मेनली पैसे का ही खेल है पूरा। और इसी के टाइम पे एक विद्रोह हुआ था गेंद सिंह के नेतृत्व में, जिसको बोला जाता है परलकोट का विद्रोह। 1825 परलकोट का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसको देखते हैं क्या होता है। आपको एक चीज तो समझ में आ गया है कि हस्तक्षेप करना तो शुरू कर चुके हैं ना, मराठा और अंग्रेज हस्तक्षेप करना तो शुरू कर चुके हैं। 1795 में क्या करने आ रहा है मिस्टर जीटी ब्लंट? हस्तक्षेप ही तो है, और अकेले थोड़ी ना आ रहा है, सेना के साथ तो आ रहा होगा जब इनका इच्छा कर रहा होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई राजा किसी राजा के अधीन आता है तो खासकर उसके विदेशी मामले वो उस राजा के पास चले जाते हैं जिसके अधीन वो आया हुआ है। ठीक, आपका इंटरनल अफेयर जो हो रहा है आप करो, मेरे को मतलब नहीं। अब आप किसके ऊपर चढ़ाई करोगे, किसके ऊपर आक्रमण करोगे, ये सारी चीज मैं डिसाइड करूंगा। हस्तक्षेप तो हो रहा है ना, राजपाट बड़ा करना है मैं डिसाइड करूंगा। आप मेरे से पूछ करके राजपाट बड़ा करोगे तो नहीं करोगे, अपने अंडर सब्सिडरी टाइप से उसको लेकर के काम करवा रहे हैं। तो हस्तक्षेप तो हो रहा है। तो परलकोट संघर्ष आपको यहीं पे ही अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं, परलकोट का विद्रोह 1825। चलिए शुरू करें संघर्ष। चलिए, परलकोट का विद्रोह 1825। शासक आप समझ गए हैं कौन है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो सारी चीजों को भी देख लेते हैं। पूछे किसके समय पे हुआ था, शासक कौन थे? महिपाल। नेतृत्वकर्ता कौन था? एक चीज और पूछता है आपसे, से पता है कौन से जनजाति के थे? अबू चुमाड़िया। ठीक, क्या होता है, परलकोट के जमींदार रहते हैं उस क्षेत्र पे, आपको मैंने बताया ही है पहले भी, लेकिन इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। किसी दुर्गम क्षेत्र को जीत पाना संभव नहीं है इतनी आसानी से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहीं के ही जमींदार, वहीं के ही जो राय दुर्लभ साहूकार, उन लोग को पकड़ो, उन लोग को ही वहीं रहने दो, बस उनको बोलो कि आप मेरे अधीन में शासन करोगे, है ना। तो परलकोट का अपना जमींदार गेम सिंह यहाँ से शासन कर रहा था, लेकिन इन्होंने देखा कि मराठा और जो अंग्रेज है इनका शोषण बहुत ज्यादा है, साथ में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। यही इसका कारण है, तो ये विद्रोह कर दिए। ठीक है, विद्रोह किए और प्रतीक चिन्ह इन्होंने शुरू किया, लाया कि धावड़ा वृक्ष की टहनी। तो ये प्रतीक चिन्ह को ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आ सकता है। अलग अलग विद्रोह में अलग अलग वृक्ष की टहनी, आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, अलग अलग टाइप का जो रहता है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी का मतलब क्या है समझिए। जब धावड़ा वृक्ष की टहनी सर्कुलेट होगा, समझ जाइएगा एक जगह इकट्ठा होना है ना। तो कुछ प्रतीक भी तो चाहिए। अब देखिएगा, चुनाव भी लड़ा जाता है तो एक प्रतीक चिन्ह रहता है, उसी के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। तो एक ये कोडवर्ड टाइप का भी हो जाएगा कि धावड़ा वृक्ष, मतलब समझ जाइएगा विद्रोह अभी हमारे चरम पे आ चुका है या नहीं आया है। ठीक, 10 जनवरी, क्योंकि आपको पता है कि आप अंग्रेजों के साथ और मराठों के साथ विद्रोह कर रहे हो। डेट देखिए क्या है, 1825। क्या होता है टाइम फ्रेम आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 1818 का डेट जब आता है, इससे पहले तो मराठा शासन कर रहे थे।
1818 के डेट में अंग्रेज जो है वो छत्तीसगढ़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 1818 में एक लड़ाई होता है, जिस लड़ाई के तहत ये नागपुर को हरा देते हैं और छत्तीसगढ़ तो स्वतः ही हार गया। तो नागपुर और छत्तीसगढ़ दोनों अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी तिथि को या कौन सा पहला समय है जब अंग्रेज प्रथम बार छत्तीसगढ़ को अपने अधीन किए थे। वो है 1818 का डेट, है ना। जब इसको हम लोग मॉडर्न वाले अंग्रेज वाले जगह पे जाएंगे तो वहां पे इसको दोबारा देखेंगे। 1818 का डेट है। तो 1818 में अंग्रेज बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में। अभी वो रतनपुर से राजधानी शिफ्ट करेगा कहाँ? रायपुर। तो 1818 में अंग्रेज बैठा हुआ, 1830 तक, 1818 से 1830 तक अंग्रेज बैठा हुआ है। तो उसके टाइम पे हो रहा है 1825 पे। तो अंग्रेज हरकत तो करेंगे ना। मराठा मराठा का भी उतना कंट्रोल नहीं है, अंग्रेज का है कंट्रोल। तो अंग्रेज हरकत तो करेंगे। क्या हरकत करेंगे? 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया। और आप राज विद्रोह कर रहे हैं किस हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से तो वही चलेगा। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उनके महल के सामने ही अंग्रेजों ने फांसी दे दी। ठीक है। ये फिर बाद में वकालत करेंगे इस चीज का कि आपको इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए। जब ये दूसरे लोग को वकालत करना है तो ये सारी चीजें करते हैं, और ये क्या काम करते हैं खुद अपने ही उनके ही महल के सामने फांसी दे दो। नियम बनाएंगे कि नहीं, पब्लिकली फांसी नहीं दी जा सकती बाद में। ठीक। तो ये होता है। और गेंद सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बस्तर का ही नहीं वरना संपूर्ण छत्तीसगढ़ का, संपूर्ण भारत का बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। क्योंकि ये पहला व्यक्ति आप देख रहे हैं जो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछेगा आराम से बता देंगे। बस्तर का प्रथम शहीद या छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछेगा तो गेंद सिंह। ठीक है। जनजाति पूछेगा बता देंगे, डेट पूछेगा, शासन पूछेगा आप आराम से बता देंगे। एक और चीज पूछता है, वो है आपका कि कौन सा वो राजा है जिसको उसके महल के सामने ही फांसी पे लटका दिया गया? गेंद सिंह। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है। ठीक है। दमनकर्ता भी देख लेते हैं। दमन करने के लिए किसी को तो भेजा ही गया होगा ना। दमन करता था पेबे, क्योंकि ऊपर अंग्रेज का शासन चल रहा है। और अंग्रेज भी कौन? एगेन्यू, है ना। एगेन्यू ऊपर शासन कर रहा है। तो इस एगेन्यू ने किसको अपॉइंट किया था? पेबे। ठीक है। इस पूरे विद्रोह को दबाने के लिए। याद रखिएगा जब मैं विद्रोह दबाने की बात करता हूं ना, तुम लोग है किसी भी कीमत में, घर जलाना पड़े, जिंदा जलाना पड़े, बीच से काटना पड़े, काट दो। विद्रोह यहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। विद्रोह दबाना मतलब ये नहीं होता है कि सामने उनको युद्ध में हराएंगे हम, उनको सरेंडर करवाएंगे, साइन करें। किसी भी कीमत में करो। घर जला दो उनका, अगर उनके वो बीवी बच्चे हैं जला दो, मार दो। अगर उससे वो सरेंडर करता है मार दो। तो इस लेवल तक का भी चलता है विद्रोह दबाना। विद्रोह दबाने को इतना लाइट लेकर के मत चलिएगा। ठीक। आगे चले। ये क्लियर है परलकोट विद्रोह। 3 विद्रोह हम लोग कर चुके हैं अभी तक। अगले विद्रोह में आए। चलिए अगला विद्रोह हमारा भूपाल देव के समय पे होगा। तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह, ये दोनों को देखते हैं। तो भूपाल देव, देखिए भूपाल देव का एक अपना सौतेला भाई था जिसका नाम था दलगंजन सिंह। वही फिर से चला आ रहा है। इससे पहले वाली की स्थिति को देखिए। इस टाइम पे जो राजा था परलकोट, महिपाल देव, है ना। महिपाल देव के फिर 2 बेटे थे। एक था बड़ा बेटा जिसका नाम था भूपाल देव, और दूसरा दलगंजन सिंह। तो दलगंजन सिंह तो वैसे भी छोटा बेटा है, भूपाल देव बड़ा बेटा है। तो ऑब्वियस है कि भूपाल देव को ही राजपाट मिलना था, और भूपाल देव को राजपाट मिला भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको डर था क्योंकि दलगंजन सिंह ज्यादा लोकप्रिय था, है ना। इसको दिया गया था तारापुर परगना। उस क्षेत्र पे रह रहा था, अपना काम वाम कर रहा था, लेकिन लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय था। तो अब इसको डर बैठा हुआ था कि दलगंजन सिंह कहीं बदला मत ले ले पुराना वाला, अजमेर सिंह वाला।
तो इसको डर बैठा हुआ था। तो ये क्या होता है, इसके टाइम पे ही ब्रिटिश के कहने पे भूपाल जो क्या करता है ना, तारापुर का कर को बढ़ा देता है ना। ये इसको तो मौका चाहिए था, वो क्या था कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमको और पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा लाए, कर को बढ़ा दो। कहाँ का, जगह ही खोज रहा था वो, कहाँ का बढ़ाया जाए, तारापुर का, ताकि ये थोड़ा सा प्रताड़ित रहे, दलगंजन सिंह थोड़ा सा प्रताड़ित रहे। तो आदिवासियों में असंतोष बढ़ेगा कि नहीं, एट लास्ट पूरा का पूरा बर्डन तो उनके ऊपर पड़ना है ना, तो आदिवासियों में असंतोष बढ़ेगा। मराठा भेजे थे, याद है आपको, बंजारा। अभी तक कितना लंबा समय हो गया, अभी तक तो इन लोग अंदर से नमक और गुड़ का आदत लगवा दिए होंगे, तो इन लोग में इनका जो प्राकृतिक रहन सहन है वो खराब हो चुका होगा, तो उससे भी दिक्कत होगा, है ना। और दलगंजन सिंह, ठीक है, दलगंजन सिंह और एक इनका दीवान रहता है जिसका नाम रहता है जगत बंधु, ठीक है। क्या, जगत बंधु। राजा जो रहता है वो क्या करता है ना, दीवान के माध्यम से ही अपना राजपाट को चलाता है। एक हिसाब से सेक्रेटरी समझ लीजिए, अलग अलग टाइम पे आपको सेक्रेटरी अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो राजपाट का एक प्रमुख हिस्सा उनके दीवान के माध्यम से भी चलता है। राजा तो अपना शासन देख रहा है पूरा, और नीचे का क्षेत्र कौन देखेगा, सेक्रेटरी देखेगा, जगत बंधु, ठीक। तो दलगंजन सिंह और आदिवासियों का विद्रोह होता है, और दीवान जगत बंधु को कर वापस लेने की मांग करते हैं। दीवान जगत बंधु का संबंध किससे है पूछेगा, तो करिएगा आप कौन सा, तारापुर का विद्रोह, ठीक है। तारापुर का विद्रोह का आपने पटकथा तैयार कर लिया, कारण क्या है, 1842 में होगा ना, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 6 महीने का ही है। 1842 से जो 54 है वो दूसरे विद्रोह का है, वो 54 भी नहीं है, वो 63 है। 1842 से 1863, ये कौन सा विद्रोह है दूसरा, मेरिया विद्रोह। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है मेरिया विद्रोह, ये रहा, ठीक है। तो ये तो 1842 में ही हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं। तारापुर के विद्रोह में क्या होता है यहाँ पे कि भूपाल देव जो है वो कर बढ़ा देता है दलगंजन सिंह के परगना तारापुर का, ठीक है। तो जिसके कारण दलगंजन सिंह जो है विद्रोह करता है, किसके लिए, कर बढ़ाने के लिए। तो जगत बंधु को भी ये वो बोलता है कि आप जो यहाँ का कर है वो सारी चीजों को वापस ले लो, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा, तारापुर का विद्रोह। और दूसरा विद्रोह क्या आएगा, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह ज्यादा बड़ा विद्रोह है, और कारण क्या रहता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तारापुर विद्रोह। ज्यादा लंबा चलेगा नहीं तारापुर विद्रोह, 1842 में ही है, 6 महीने में तो गिरफ्तारी हो जाती है, तो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। मांग करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चलता नहीं। नेतृत्व करता कौन रहेगा, दलगंजन सिंह, तारापुर का परगना प्रमुख और भूपाल देव का छोटा भाई, है ना। शासन किसका चल रहा है पूछेगा आपसे, क्या बताएंगे आप, भूपाल देव का शासन चल रहा है। कारण क्या था, तारापुर परगना में कर बढ़ाया गया था, और दीवान जगत बंधु को पद से हटाओ, ये भी है। तो उससे मांग किए थे, नहीं हो रहा है, अब हटाओ उसको। तो दीवान जगत बंधु को पद से हटाओ। तो क्वेश्चन एक ये भी बनेगा आपका अच्छा, कि दीवान जगत बंधु का संबंध कौन से विद्रोह से है, बता देंगे। तारापुर परगना, तारापुर विद्रोह से देखने को मिलेगा। परिणाम क्या होता है, संघर्ष लंबा चलता है, तारापुर का विद्रोह सफल होता है। ये अपनी बात पहुंचाने में जो रहते हैं, उस टाइम पे समय चल रहा है आपका 1842 ना, तो इस टाइम पे अंग्रेज जा चुके हैं, 1830 तक थे ना, 1830 से 1854 तक अंग्रेज की जगह पे मराठा वापस आ जाता है। तो अभी मराठा का समय चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये अपनी बात को पहुंचाने में सक्सेसफुल रहते हैं, दीवान जगत बंधु को पद से हटा दिया जाता है, जो बढ़ा हुआ कर रहता है उसको भी कम कर दिया जाता है। राजा को जो ऊपर बैठा हुआ है मराठा रतनपुर में, उसको भी समझ में आ जाता है कि इन लोग जबरदस्ती परेशान करने के लिए ही यहाँ के लोगों का कर को बढ़ाए थे, ठीक है। तो दलगंजन सिंह का क्या होगा, हम्म, दलगंजन सिंह को 6 महीने का कैद होता है, विद्रोह तो किया है ना,
दलगंजन सिंह को 6 महीने का कैद हो जाता है। परिणाम में लिखेंगे कर बढ़ाने के आदेश को वापस लिया गया और दलगंजन सिंह को 6 महीने की कैद की सजा दी गई थी। ठीक है, दीवान जगत बंधु को भी तो हटा दिया गया। तो ये सारा चीज है आपका तारापुर विद्रोह में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चले आगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले विद्रोह की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आपका मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। क्या होता है उस टाइम पे आ, हमारे पास एक दंतेश्वरी मंदिर में एक इन्होंने प्रथा शुरू कर दी थी। वो था नर बलि प्रथा। नर मतलब समझते हैं बच्चा या आदमी, उसका बलि दिया जाता है। तो अब इन लोग को पता चलता है शुरुआत में, क्योंकि 1842 का बात हो रहा है, तो इस टाइम में मराठा है ऊपर रतनपुर में बैठे हुए, मराठा है। तो मराठों को पता चलता है कि वहां नर बलि प्रथा चलती है, क्योंकि मराठा इस टाइम तक अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे। तो नागपुर से कंसल्ट करते हैं और वो क्या बोला जाता है कि एक फौजी टुकड़ी जाओ आप लगा दो दरवाजे में, एक फौजी टुकड़ी जाकर के लगा दो दंतेश्वरी मंदिर के दरवाजे में, वहां खड़े रहेंगे, देखते हैं कि कैसे बलि होता है। तो इसी वजह से 22 साल तक दिख रहा है फौजी टुकड़ी वहां पे लगी हुई रहती है। अब और कारण बन जाते हैं। तो ये फौजी टुकड़ी बस आपको जो दिख रही है वो सिर्फ प्रथा को रोकने के लिए नहीं है, नरबली प्रथा को रोकने के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बंजारा आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आदत लगा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ये हो रहा है। हस्तक्षेप भी तो हो रहा है। अब वो सिर्फ खड़े थोड़े न रहेंगे और स्वतंत्र हैं, प्रताड़ित भी करेंगे, उल्टे पुल्टे काम भी करेंगे, ये सारा चीज भी तो हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 63 यानी कि जो 23वें वर्ष जो रहता है मेरिया विद्रोह होता है ना। तो मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन रहेंगे? हिडमा मांझी। शासक कौन रहेगा? भूपाल देव। कारण बस्तर के दंतेश्वरी में आदिवासियों द्वारा नर बलि देने की प्रथा थी, जिसे मेरिया कहा जाता है। इसी कारण इस विद्रोह का नाम मेरिया विद्रोह है। ठीक है, नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया और इस कारण ये विद्रोह हुआ। जांच करता मैकफरसन, जो मैंने आपको बोला ना कि पहले तो जांच करो और फिर विद्रोह हो गया तो विद्रोह को दबाने कौन आएगा? कैंपबेल। ये बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति जब आप देखेंगे ना, तो इस कैंपबेल का आपको नाम देखने को मिलेगा भारतीय परिप्रेक्ष्य। कैंपबेल बड़ा है। तो भोसला शासकों ने क्या किया था, 22 वर्ष तक दंतेश्वरी मंदिर में सेना नियुक्त कर दिया गया था और उसके बाद फिर ये विद्रोह फूटा। और विद्रोह फूटा तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, है ना। एक थे तो इन लोग का था कि हम लोग के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखा जा रहा है, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का खान पान सब बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, इन लोग और क्या क्या किए थे वो भी बता दे रहा हूँ। जो किसके प्रिय हैं, जो आदिवासियों के प्रिय हैं, जैसे दलगंजन सिंह तो प्रिय है, दलगंजन सिंह को पद से हटा दिया, है ना। उसके जगह वामन राव नाम के आदमी को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। वामन, इसका नाम भी लिख लीजिए। वामन राव नाम के व्यक्ति को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। आदिवासी और भड़क गए, दलगंजन सिंह को हटा रहे हैं, वामन राव। उसके बाद फिर ये विद्रोह होता है ना। और क्या होता है विद्रोह में? कैंपबेल आएगा, सेना लेकर के आएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है वामन राव का संबंध कौन से विद्रोह से, बता देंगे। ठीक है, तो सेना लेकर के आएगा और इस विद्रोह को दबाया जाएगा। और विद्रोह दबाने का तरीका ध्यान रखिएगा कैसा रहता है, किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत में, जितने गंदे काम भी किए जा सकते हैं करो, जलाना है जला दो, काटना है मारना है सब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है आपका मेरिया विद्रोह। क्लियर है? चलिए, इसके बाद शासन चेंज होगा, शासक चेंज होगा। अगला शासक जो आएगा हमारा वो आएगा भैरम देव। ठीक है, भैरम देव के टाइम पे 3 विद्रोह होता है, होता है लिंगागिरी, कोई विद्रोह और मुड़िया। मुरिया नहीं, मुरिया और मुड़िया दोनों एक ही है, अलग नहीं है। मेरिया अलग होता है बस, मुरिया या मुड़िया विद्रोह। तो ये 3 विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या हो रहा है उसको भी समझ लीजिए। 1854 में बस्तर जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। आपको टाइम फ्रेम में आपको समझा देता हूँ, तो आपका ताकि आपको थोड़ा सा आसानी पड़े।
1818 याद है आपको, मैंने बताया था कि इस टाइम पे अंग्रेजों के अधीन पे छत्तीसगढ़ चला गया था। क्यों? क्योंकि नागपुर हार गए थे ना, नागपुर हार गया, बस्तर अपने आप चला गया। तो ये वाला टाइम जो था जब अंग्रेज शासन करेंगे छत्तीसगढ़ में। फिर 1830 से लेकर के 1854 तक कौन शासन करेंगे? मराठा शासन करेंगे। हालांकि इनका शासन 1854 के बाद भी होना चाहिए था, लेकिन जो इनका मुख्य राजा था नागपुर का, वो मारा गया, है ना। और आप जानते हैं डलहौजी की हड़प नीति, सुने हैं? तो उस डलहौजी की हड़प नीति के तहत इन्होंने नागपुर को कब्जे में ले लिया। आप हड़प नीति में नागपुर का नाम भी देखेंगे। तो जैसे नागपुर कब्जे में गया तो छत्तीसगढ़ तो स्वतः ही कब्जे में चला जाएगा। तो इसी वजह से इस 1854 के बाद कब तक, 1947 तक किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों का। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1854 को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ संभाग में कौन नियुक्त हुआ था जो पूरे छत्तीसगढ़ को देखेगा? वो है चार्ल्स इलियट। ये है अपना कमिश्नर चार्ल्स इलियट। मतलब एक हिसाब से राजा ही हुआ ना, नाम तो चेंज कर दिए, कमिश्नर बोल रहे हैं। यूरोपियन था, देखिए प्रथम यूरोपियन था जिसने 1856 में बस्तर का दौरा किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। यूरोपियन पूछेगा तो ये लगाइएगा, अंग्रेज पूछेगा तो 1795 वाला मिस्टर जेटी ब्लंट है, वो लगाइएगा आप। ठीक, इसके टाइम पे 3 विद्रोह हुए, लिंगागिरी कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। इन तीनों को एक एक करके देखेंगे क्या हुआ था। चलें आगे। भोपालपट्टनम में लिंगागिरी एक तालुका था जिसका तालुकेदार था, अच्छा रानी चौरिस भी है ना, वो भी भूल गया था। भैरम देव के बाद एक रानी चौरिस भी है लिंगागिरी में। तो ठीक है, रानी चौरिस को हम लोग देखें। रानी चौरिस जो है वो भैरम देव की पत्नी थी, है ना। अब वो विद्रोह करती है, विद्रोह इस वजह से इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी ये पूछा गया है। वास्तविक नाम क्या है इसका? जुगराज कुंवर। दोनों नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। क्या होता है, अपने पति के खिलाफ ही विद्रोह करती है। 8 वर्ष तक संघर्ष चलता है, सफल होता है। बस्तर के आदिवासी इन्हें रानी चौरिस के नाम से जानते हैं। तो पूछता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कौन है? रानी चौरिस, है ना, जुगराज कुंवर। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आते हैं विद्रोह में। विद्रोह में आएंगे तो सबसे पहला आपका लिंगागिरी विद्रोह। क्या होता है लिंगागिरी विद्रोह का सीन? अब आपको दिख रहा है कि मराठा और अंग्रेज, मराठा तो अब तो जा भी चुके हैं 54 के बाद से, लेकिन अंग्रेजों का दबदबा बनना शुरू हो गया है, शोषण हो रहा है, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इवन राजा भी अब स्वयं से फैसले नहीं ले पा रहा है, तो क्या किया जाए? भैरम देव के सामने आता है धुरवाराम माड़िया, बोलते हैं कि साहब विद्रोह करते हैं, है ना, आप सामने से तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप राजा है, पीछे से कोशिश करिए, प्रयास करिए, बैक सपोर्ट दीजिए। ठीक है। तो लिंगागिरी का तालुकेदार रहता है धुरवाराम माड़िया, करता है संघर्ष अंग्रेजों के शोषण व दमनकारी नीति के विरोध में, और सफल तो होगा नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है। लेकिन इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। कारण क्या है पता है? ये कारण है क्योंकि ये 1857 की क्रांति से 1 साल पहले हो रहा है। जहां लोग सोच रहे हैं क्रांति करेंगे, हम लोग क्रांति कर चुके हैं। ठीक है। धुरवाराम माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया जाता है। तो ये है लिंगागिरी विद्रोह। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे आप? धुरवाराम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद, है ना, बस्तर का दूसरा शहीद। पहला कौन है? ठीक, यही सारी चीजें हैं जो आपको अलग से हाईलाइट करने की आवश्यकता है। क्लियर? आगे चले। लिंगागिरी विद्रोह के बाद अगला विद्रोह है हमारा, वो है आपका कोई विद्रोह। ये इंटरेस्टिंग विद्रोह है। कोई विद्रोह 1859 में होगा आपका, है ना। क्या होता है? क्योंकि अंग्रेज आ चुके हैं, अंग्रेजों का काम क्या है? रिसोर्सेस तो चाहिए। रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे? जंगल, जंगल की लकड़ी काटो, रिसोर्सेस वहीं अवेलेबल है बहुत सारे। तो जंगल की लकड़ी काटो, बहुत सारे जो जंगल के और कच्चे सामान है उनका उपभोग करो, उपयोग करो, यहीं से बनेगा। टिम्बर चाहिए ना, किसके लिए? शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर चाहिए। वो आपका जलाऊ लकड़ी तो है नहीं, वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी टिम्बर चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं वो सारी चीजें। तो इन लोग क्या करते हैं, जंगल में प्रतिबंध लगा दिए, है ना। अंग्रेज लोग क्या किए, जंगल में
प्रतिबंध लगा दिए और क्या, साल वृक्ष की कटाई करना शुरू कर दिए। साल वृक्ष आप जानते हैं हमारा राजकीय वृक्ष है, उसके अलावा साल वृक्ष का महत्व बहुत ज्यादा है। आदिवासी संस्कृति में देखेंगे तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अलग अलग आदिवासी समुदाय में भी देखेंगे तो साल वृक्ष को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बोलते हैं धरती माता है ये हमारी, कोई बोलेंगे इष्ट देव है, इसमें हमारे इष्ट देव का वास रहेगा, रहता है। तो ये साल वृक्ष की कटाई रोक रहे थे। तो कोई विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? भैरमदेव के शासनकाल में। नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? नागुल दोरला, है ना। पोते कला के जमींदार। ये सारा छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करना है। कहाँ के जमींदार थे? पूछा नहीं है ना अभी तक, यही तो पूछता है। ठीक, कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा साल वृक्ष के काटे जाने के विरोध में। डिप्टी कमिश्नर इस टाइम कौन था? कैप्टन सी ग्लासफोर्ड। ठीक, नारा क्या था? एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर। किसका सर? किसका? अपना, तुम लोग का सर। जो साल वृक्ष की कटाई करने आया, हमने देखा, टारगेट लॉक कर लिए हैं, उसका सर कटना निश्चित है। अपना सर नहीं कटवाना है अपने को, वो चिपको आंदोलन नहीं है, गलत मत करिएगा इसको, है ना, कि ऐसा करके चिपक जाते हैं उससे। पेड़ कटे तो हम भी कटे, नहीं, पेड़ कटे तो जो काट रहा है उसको काटेंगे। ये था साल वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, इसको बोलते हैं कोई विद्रोह। कोई जो है एक, आप बोल सकते हैं कोई जो शब्द है ना वो दुर्ली भाषा का शब्द है, इसको भी लिख लीजिएगा कहीं पे। कोई जो है वो दोरली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वनों और पहाड़ में रहने वाले आदिवासी। कोई, वनों और पहाड़ में रहने वाले आदिवासी। तो ये है आपका दोरली भाषा का। क्लियर है? नारा क्या था? एक वृक्ष के पीछे एक सर। ठीक है, अंग्रेज क्या सोचेंगे? ठीक है, आओ अपना सर कटवा लो, जो काट रहा है उसका सर। तो भयानकता को देखते हुए, है ना, इतना ज्यादा भयानकता को देखते हुए अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया, नहीं काट रहे हैं। अब सोच के देखिए, जब आप बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति का, 1859 में ऐसा विद्रोह आता है जो अंग्रेजों को घुटने टेकने में मजबूर कर देता है, लेकिन एनसीईआरटी या नेशनल लेवल पे इस विद्रोह का नाम ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है कोई विद्रोह जो अंग्रेज के टाइम पे, अंग्रेज के रहते हुए, अंग्रेज के होते हुए सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो सक्सेसफुल विद्रोह बोलेंगे इसको। बस्तर का पहला विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों ने अपनी हार को स्वीकार किया था। पैसिव रेसिस्टेंस नहीं करना है हम लोग को, धीरे धीरे नहीं चलना, एकदम एक्शन लो। मतलब ये है आपका कोई विद्रोह। क्लियर? चलिए, कोई विद्रोह के बाद बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट विद्रोह है वो आपका मुड़िया विद्रोह। बहुत सारा चीज है इसमें देखने के लिए, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, फिर फैक्चुअल डेटा को इसमें देख लेंगे। ठीक है, मुड़िया विद्रोह की स्टोरी क्या थी कि राजा है अपना जिसका नाम है भैरमदेव। अब क्या होता था, अंग्रेज आ रहे हैं, कहाँ आएगा? बॉम्बे में। तो सलामी देने के लिए राजाओं को, अलग अलग प्रांतों के राजाओं को बुलाया जाता था सलामी देने के लिए। सलामी मतलब आप क्या समझ, वही कि राजा ऐसा चलेगा, ऐसे लेफ्ट राइट में खड़े रहेंगे, अलग अलग प्रांत के राजा ऐसे सलामी करने के लिए, है ना, वही है सलामी। तो राजाओं को ऐसे लाइन से खड़ा करने के लिए ही बुलाया जाता था। तो भैरमदेव को जाना था, भैरमदेव ही राजा है ना, तो भैरमदेव को जाना था। अब भैरमदेव जाएगा तो उसके जगह पे कौन बनेगा? दीवान गोपीनाथ कपड़वाल, है ना। गोपीनाथ, बस अभी नाम ध्यान रखिए, गोपीनाथ कपड़वाल था भारतीय लेकिन मन से पूरा अंग्रेज था। इतना ज्यादा प्रताड़ित करता था लोगों को, इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी था ये गोपीनाथ कपड़वाल। राजा के रहते हुए गलत जुर्म में किसी को उठा करके कोड़े बरसाता था। राजा के रहते हुए बात कर रहा हूं मैं। अभी सोचिए राजा नहीं रहेगा तो क्या हो। मुंबई आपका पास तो है नहीं, और किस में जाएंगे? घोड़ा गाड़ी। उसके अलावा क्या है आपके पास ऑप्शन? कितना दिन जाने में लगेगा, रुकेंगे, फिर कितना दिन आने में लगेगा। गोपीनाथ कपड़वाल तब तक बस्तर को बेच देगा, है ना। तो आदिवासी असंतोष थे गोपीनाथ कपड़वाल से। तो इन लोग क्या चाहते थे कि राजा से बात करें और बताएं कि गोपीनाथ कपड़वाल कैसा है, और आप गोपीनाथ कपड़वाल को बना करके मत जाइए, आपको जाना है जाइए, लेकिन किसी दूसरे दीवान को बना करके जाइए। ठीक है,
तब गोपीनाथ कपड़वाल उसको कम से कम छत्तीसगढ़ की सीमा से छोड़ने तक तो जाएगा ही साथ में। तब जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी चल रहा है आपका, घोड़ा गाड़ी चल रहा है, गोपीनाथ कपड़वाल साथ में। 18 आदिवासी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, है ना? मारेंगा नाम का जगह है। मारेंगा नाम के जगह में 18 आदिवासी इकट्ठा होते हैं। अब देख लेता है गोपीनाथ कपड़वाल, इसको तो पता है ना कि चोर मैं हूँ। तो अब भड़काना भी तो है राजा को। इतना चापलूसी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये 18 लोग बिगाड़ देंगे गेम। तो राजा को भड़काता है फिर। क्या? कि महाराज मारने आए हैं आपको, है ना? ये 18 लोग मारने आए हैं, हो सकता है कि हम लोग अपना आदिवासी साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अब राजा डर जाता है, तो गोली चलवा देता है ना? तो गोली चलवा देता है, फिर वहाँ से ये सारे लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग पकड़े गए, उसके बाद दूसरा जगह आता है आपका कुरुंगपाल। यही 18 लोगों को इन लोग जेल में ले जाते रहते हैं, जो आए थे ना अभी, 18 लोगों को जेल में ले जाते रहते हैं। लोग भी भड़क गए आदिवासी, भाई हम बात करना चाहते हैं, आप लोग क्या करवा रहे हो? गोली चलवा दिए। अब यहाँ पे इन 18 लोगों को पकड़ लिया जाता है और इन लोग को जेल ले जाया जाता रहता है। तब कुरुंगपाल नाम का जो जगह आएगा दूसरा जगह पे, यहाँ पे 500 आदिवासी इकट्ठा होंगे, जो कैद करके लेके जा रहे थे उन लोग को कैदी बना लेंगे और वो 18 लोगों को छुड़ा लेंगे। छुड़ गए, अब पता तो चल जाएगा ना राजा को क्या हुआ है। उसके बाद तीसरा जगह आरापुर, आरापुर नाम की जगह पे और ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। सोचिए, पहले 18 आए थे, अब 500 प्लस आ रहे हैं। तो आरापुर नाम का जगह में और लोग इकट्ठा हुए। भड़काएगा फिर गोपीनाथ कपड़वाल, भड़काया कि अब तो मारने आया, तो लग रहा है उन लोग को भी छुड़ा दिए, तब ये डेफिनेटली मारने आया। फिर गोली चलवाता है और इस बार जब गोली चलता है तो 6 लोग और घायल हो जाते हैं और 6 लोगों की मौत हो जाती है। 6 आदिवासी मर गए यहाँ। अब यहाँ पे राजा को डर भी बैठ गया है कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके तो जा नहीं पाऊंगा। तो राजा अपना बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो है वापस मोड़ता है और जाता है अपने जगदलपुर महल की ओर। अब यहाँ पे आदिवासियों का हो जाता है दिमाग खराब, है ना? कि इन लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात भी नहीं हो पा रहा है ना? उन लोग को पता है कि गोपीनाथ कपड़वाल जो है ये सारा चीज करवा रहा है। तो गोपीनाथ कपड़वाल को टारगेट करते हुए और राजा को भी इस बार टारगेट करते हुए इन लोग आह्वान करते हैं। झाड़ा सिरहा को बोलते हैं तुम हमारा प्रमुख हो। झाड़ा सिरहा अपना मेन प्रमुख हो गया। फिर यहाँ पे चलाएंगे आपका क्या, आम वृक्ष की टहनी। आया, धावड़ा वृक्ष से आम वृक्ष की टहनी। इस आम वृक्ष की टहनी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो। राजा पहुंचा जगदलपुर महल के अंदर। राजा जगदलपुर महल के अंदर है। महल के बाहर आदिवासी खड़े हैं। 5,000 आदिवासी पूरे महल को घेर करके खड़े हैं। अब यहाँ पे राजा का हो जाता है दिमाग खराब, है ना? यहाँ राजा सोचता है बाहर गया तो मारा जाऊंगा। गोपीनाथ कपड़वाल साथ में ही है, बोल रहा है बाहर गए तो मारे जाएंगे। उन लोग बोल रहे हैं बाहर से कि हम बात करना चाहते हैं, तो वो भड़काएगा भी तो कि आपको ठग करके बुलाया जा रहा है, मार दिए जाओगे आप, है ना? तो राजा और गोपीनाथ कपड़वाल दोनों महल के अंदर छुप करके बैठे हुए हैं। अब जैसे तैसे एक वहां पे शायद महिला रहती है, उसके माध्यम से चिट्ठी भिजवाया जाता है मैक जॉर्ज के पास कि ये यहाँ तख्ता पलट करने के लिए आए हुए हैं, 5,000 लोग घेर करके खड़ा है। तो मैक जॉर्ज जो है सेना लेकर के आता है। जब सेना लेकर के आता है तो बातचीत होता है, तो पता चलता है बात करने के लिए खड़ा है। और गोपीनाथ कपड़वाल ने क्या किया, वो फिर वो मैकजॉर्ज जो है आता है, राजा को बाहर निकालता है और जगदलपुर महल में बैठाता है सारे मुड़िया आदिवासियों को साथ में बैठे। ये लगा पहली बार मुड़िया दरबार, जो आप पढ़ते हैं ना, मुड़िया दरबार लगता है दंतेश्वरी माता का, जब वो उधर होता है 75 दिन का बस्तर दशहरा चलता है उस टाइम पे मुड़िया दरबार, ये लगा पहली बार मुड़िया दरबार, जिसमें गोपीनाथ कपड़वाल को पकड़ करके जेल डाला जाता है और आदिवासी जो कि मुड़िया आदिवासी है उनका राजा के साथ संवाद होता है। ये है पहला मुड़िया दरबार और यही विद्रोह कहलाता हमारा मुड़िया विद्रोह। समझ गए? स्टोरी याद रहेगा। आइए, नेतृत्व करता कौन? हाड़ा सिन्हा शासक, हैरमदेव प्रतीक चिन्ह, आम वृक्ष की टहनी दमनकर्ता, मैं कारण अंग्रेजों का राजस्व विषयक प्रयोग एवं राजा के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप। ये भी उतना बड़ा कारण नहीं है, मेन आप बोल सकते हैं गोपीनाथ कपड़वाल ज्यादा बड़ा कारण है ना? तो ये बाकी स्टोरी दिया गया है गोपीनाथ कपड़वाल के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपसे जो एक चीज और पूछेगा कि पहली बार मुड़िया दरबार कब लगा था, वो था आपका 8 मार्च 1876 जगदलपुर में। स्टोरी आप जो आप जैसे स्टोरी समझे ना,
अब स्टोरी के माध्यम से आप पूरा लिंक हो जाएगा कि आम वृक्ष की टहनी क्यों आया, मैकजार्ज क्यों आया, मुड़िया दरबार क्यों लग रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीजों को स्टोरी के माध्यम से ही देखिए, वो काम आता है लंबे समय के लिए, ठीक है। इसे बस्तर का स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाएगा, सही है। स्वाधीनता के लिए तो लड़ रहे हैं और सफल हुआ ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जितने आदिवासी विद्रोह हुए कौन सफल हुए कौन सफल नहीं हुए, बता देंगे, आराम से बता देंगे। चले, ये है आपका मुड़िया विद्रोह, क्लियर है। इसके बाद एक विद्रोह बस आपका और रह जाता है, वो है आपका कौन सा, भूमकाल विद्रोह, उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। राजा इसके बाद, भैरम देव के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के साथ क्या है, भैरम देव की 3 पत्नी, ठीक। पहला तो जुगराज कुंवर विद्रोह कर चुकी है, रानी चौरिस, है ना। दूसरी जो है कुपरी देवी है। तीसरी है मुकुंद महामार की बहन, जो सबसे छोटी रानी है, उसका जो बेटा है वो है रुद्र प्रताप देव। तो सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटी रानी का बेटा रुद्र प्रताप देव। तो ये जब कंडीशन डेवलप होता है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्रोह होता है हमेशा, इधर इधर से लोग, इधर उधर के लोग जो रहते हैं विद्रोह करते ही हैं। तो भैरम देव की मृत्यु के समय रुद्र प्रताप देव कितने वर्ष का था, 6 वर्ष। आपको लग रहा है ये किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन पूछता है ये सब भी, ये कितने स्टेटमेंट में पूछ देगा, ठीक। तो पूछता है राज अभिषेक कब हुआ, 1908 में। रुद्र प्रताप देव की देखिए शिक्षा दीक्षा जो है राजकुमार कॉलेज से हुई थी। अंग्रेजों ने पूरा प्रयास किया था कि इसको अंग्रेज टाइप से पाल करके बड़ा करें, भारतीय रहे लेकिन मन से पूरा अंग्रेज हो जाए, हमारे हिसाब से काम करे, इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था। फिर बाद में इसलिए अंग्रेजों ने इसे सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि भी दी थी। रुद्र प्रताप देव ही वो व्यक्ति है जिसने जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाया था, सुने हैं, चौराहों का नगर जगदलपुर को बोला जाता है। और इसी के टाइम पे गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में बस्तर का सुप्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था, है ना। भूमकाल विद्रोह हुआ था। और क्या है, इसी के टाइम पे बस्तर में एक घटोनी प्रथा भी प्रचलित थी। घटोनी प्रथा मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर विद्रोह को शुरू करते हैं। घटोनी प्रथा मतलब घटिया प्रथा, आप समझ सकते हैं। क्या करते थे, कोई महिला गुम हो गई, अकेली है या विधवा है, बेच दो, ठीक है। उससे जो पैसा आएगा एक हिस्सा जो रहेगा राजा को भी मिल जाएगा, ठीक। तो किन के साथ किया जाता था ये, तो जो नीचे कास्ट की महिलाएं जो होती थी मुख्य रूप से उनके साथ किया जाता था। या अकेली है, या तो गुम हो गई है, या तो विधवा है, अगर लोगों को मिले तो इनको पकड़ो, बोली लगा करके बेच दो, राजा एक हिस्सा रखेगा, इसीलिए इसको घटोनी प्रथा बोला जाता था। सिर्फ निम्न जाति की महिलाओं के साथ किया जाता था, ध्यान रहेगा। चलिए भूमकाल विद्रोह के साथ शुरुआत करें। आइए, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का जो कारण था, है ना, देखिए, सबसे भूमकाल का मतलब होता है पहले तो भूमि का कंपन, भूमि के कंपन को भूमकाल बोलते हैं। तो 2 लोग हैं, एक है लाल कलेंदर, दीवान लाल कलेंदर, होगा कहीं पे, एक कारण है महारानी स्वर्ण कुंवर, ये, ठीक है। और दूसरा है दीवान लाल कालेंदर। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि दीवान का भूमिका तो है। तो दीवान लाल कालेंद्र को हटा दिया गया था। अब राजा को बड़ा ही ऐसा किया गया कि वो अंग्रेजों के हित में काम करे, तो दीवान लाल कालेंद्र कहां से दीवान बन पाएगा। दूसरा, रानी थी, है ना, राजमाता स्वर्ण कुंवर, ठीक है। तो राजमाता स्वर्ण कुंवर थी, इनका उपहास उड़ाया गया था, ये तो रहा लाल कालेंद्र। और इनको उतना सम्मान और इज्जत नहीं दिया जा रहा था जितना दिया जाना था। तो ये दोनों लोग फिर करते हैं कि भाई हमको तख्ता पलट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर इस विद्रोह की शुरुआत करते हैं। गुंडाधुर के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत होगी, और कारण और भी थे ना, सिर्फ इतना ही कारण नहीं था, बाकी लोगों को भी तो अभी हम लोग को वो अपने कब्जे में लेना है, बताना है ना। तो और क्या क्या है, राजमाता स्वर्ण कुमार को सम्मान ना देना, लाल कलेंदर को दीवान नहीं बनाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, हस्तक्षेप करवाना, ये भी तो है, अत्याचार करना, शोषण करना, रुद्र प्रताप देव को पूर्ण सत्ता नहीं सौंपना, और सबसे महत्वपूर्ण घरेलू मदिरा पर पाबंदी, इसके कारण भी तो विद्रोह होना है। तो ये सारा कारण रखते हुए
ये भूमकाल विद्रोह को शुरू किया गया। वीर गुंडाधुर को सौंपा गया। वीर गुंडाधुर कहाँ के थे? नेतानार के जमींदार। प्रतीक चिन्ह लाल मिर्च, मुख्य रूप से लाल मिर्च करिएगा, है ना। प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा इनका? लाल मिर्च एवं आम की टहनी, ठीक है। धनुष बाण वगैरह तो इस्तेमाल करेंगे ही। गुंडाधुर कौन से जनजाति के थे, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो धुरवा, धुरवा जनजाति से संबंधित है। तो मुखबरी भी करे गए थे सोनू मांझी। दमनकर्ता कौन है? कैप्टन गेयर, पंजाबी सेना लेकर के आते हैं और विद्रोह का दमन करते हैं। नारा बस्तर बस्तर वासियों का है, कारण रुद्र प्रताप देव के हाथों में सत्ता ना सौंपना, और वो बाकी सारे कारण जो है, ठीक है। पहला ये विद्रोह आपको देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी की किताब 10वीं की किताब में है। ये क्योंकि पहला विद्रोह था जो संगठित था, एकदम प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके इसको काम कर रहे थे। कैसे? एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है ना, सीजीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, जमाने के लिए दिया था क्रम कि पहले घोषणा हुआ, फिर पहला इसको लूटा गया, फिर पहला उसको लूटा गया करके। जनवरी 1910 में गुंडाधर को नेता बना दिया गया था। 1 फरवरी को आंदोलन का शुरुआत हुआ। 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार लूट लिए। तो एक एक करके तो ये पहला विद्रोह था जो आपका पूर्ण रूप से जो सामंजस्य बैठा करके किया जाने वाला विद्रोह था, ये वो था, है ना। तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पुष्पाल बाजार। इन लोगों का सबसे पहला चीज है, जहां से रेवेन्यू आता है उसको लूटो। कमजोर पड़ेंगे ना, तो पुष्पाल बाजार को लूटते हैं। उसके बाद कुकनार बाजार में व्यापारी की हत्या करते हैं। फिर करंजी बाजार को लूटते थे। सिस्टमेटिक चल रहा है पूरा, है ना। डेट को लिख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो भी उतार लीजिएगा। जनवरी 1910 गुंडाधुर को नेता बनाया गया, क्योंकि इससे पूछा हुआ है डेट वाइज का। 1 फरवरी 1910 आंदोलन की शुरुआत। 1 फरवरी 1910 आंदोलन की शुरुआत। लिखवा ही देता हूं आपको मैं, तो लिख ही लेते हैं। चलिए, जनवरी 1910 क्या लिखेंगे? गुंडाधुर का नेता बनाया गया। गुंडाधुर को नेता बनाया गया 1 फरवरी 1910। आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। 2 फरवरी पुष्पाल बाजार को लूटा गया। पुष्पाल बाजार को लूटा गया। 4 फरवरी कुकनार बाजार के व्यापारी की हत्या। कुकनार बाजार के व्यापारी की हत्या। लास्ट है 5 फरवरी करंजी बाजार। करंजी बाजार, तो ये आपका टाइम है ना। इसको आप लोग लिख लेंगे, ये आपके काम का है, क्योंकि डेट का क्वेश्चन इसका आया हुआ है, तो इधर से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये आंदोलन ऐसा था जो सामंजस्य बैठा के किया गया था, अलग अलग जगह पे कर रहे थे, है ना। एक मतलब प्रॉपर था कि एक यहाँ से लड़ेगा, एक यहाँ से लड़ेगा, प्रॉपर ऐसा नहीं कि सब इकट्ठा होकर के एक ही जगह आ जाओ। तो इसको रोकना बहुत जरूरी था। तो गेयर जो है वो पंजाबी सेना लेकर के आया हुआ था इस टाइम पे, और विद्रोहियों का दमन हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले ही आजाद हो चुके रहते अगर विद्रोहियों का दमन नहीं हुआ रहता तो, है ना। ये भी है। तो अलग अलग क्षेत्र में बारसूर, कोंटा, गुटरू, कुआकोंडा, गदेड़, भोपालपट्टनम, ये सारा जगह पे संघर्ष हुआ, अलग अलग जगह पे संघर्ष हुआ है। बहुत जगह क्षेत्र पे हम लोग जीते भी, और बहुत जगह क्षेत्र पे फिर अंग्रेज जीते धीरे धीरे। तो सोचिए ना, बंदूक है उनके हाथ में, तीर धनुष है, कुछ बंदूक आ गया है तो आ गया, बंदूक है, कैसे लड़े। तो ये एक प्रमुख कारण रहा होगा, मेरे को लगता है,
ठीक है, तो ये आपका भूमकाल विद्रोह था, जिसका फिर बाद में कैप्टन गियर उस टाइम जो था वो इसको दबा दिया, खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए, लास्ट जो चीज बचा हुआ है, जैसे रुद्र प्रताप देव का समय तो हो चुका है, रुद्र प्रताप देव की भी बहुत अल्पकालीन ही मृत्यु हो जाती है, बहुत लंबा समय नहीं रहता है। उसके बाद उनकी जो बेटी रहती है प्रफुल्ला कुमार देवी, वो बनती है छत्तीसगढ़ की शासिका। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका कौन है? कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने राजगद्दी में इनका राज्यभिषेक हुआ था, बताइए? 12 वर्ष की उम्र में 1922 राज्यभिषेक दिख रहा है। 12 वर्ष। सोचिए, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, कितने वर्ष की उम्र में पूछा हुआ है, तो दोनों का याद रखेंगे ना। ठीक है, तो इनकी शादी होती है मयूरभंज उड़ीसा के जमींदार प्रफुल्ल चंद भंज, इन प्रफुल्ला है, उनका नाम है प्रफुल्ल। ठीक है, तो यहीं पे वंश चेंज होगा, भंजदेव टाइटल आना शुरू होगा, प्रफुल्ल चंद भंजदेव। याद रखिएगा, अंग्रेजों के अधीन आ रहे हैं, अंग्रेज अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, तो वो बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बाद में इनके जो बेटे होंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव, अलग रखा जाता है ना, अलग रखा जाता है, बहुत लंबे समय तक साथ में रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो बेटा हो रहा है ना, उसको हम लोग वैसे बड़ा करना चाहते थे जो अंग्रेजों के फेवर में काम करे। ठीक, लेकिन फिर ऐसा ही करते करते प्रफुल्ल कुमार देवी का भी निधन हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा समय के लिए ये भी नहीं रहती है। ठीक, तो 1936 ये तो रहा, इंग्लैंड में अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। अब क्या पता इसी कारण हुआ था, क्योंकि लंदन में भी है ना वो, उस टाइम का लंदन मतलब समझ लीजिए, आपको अपने हिसाब से राजपाट चलाना है, बीमारी के कारण ही हुआ था कि किस कारण हुआ था, बोलते नहीं बनेगा आपको। ठीक, इसके बाद जो आखिरी राजा आएंगे हमारे, वह हमारे प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव को खूब प्रयास किया जाता है, पता है कि इनको अंग्रेजों के साथ पालें, नर्स वगैरह के जरिए इनका पालन पोषण करें, लोग जो रहे अंग्रेज वाला पूरा माहौल रखे, ताकि पूरा माइंडसेट इसका अंग्रेज वाला आ जाए कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम लोग सब नीचे तबके के इंफीरियर क्रिएचर्स, इस टाइप का माइंडसेट इनका डेवलप करने का प्रयास किया गया। वो जी हाँ सही है करके तो बड़े हुए 18 साल। 18 साल में जैसे राजगद्दी प्राप्त किए, अपने गांव निकल लिए, अपने गांव वालों के साथ मिल करके रहना शुरू कर दिया। वो इतने ज्यादा चालाक किस्म के थे अंग्रेजों के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है ना। तो अंतिम काकतीय शासक थे। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ये बड़े बाल, इनका फोटो आपको देखने को मिलेगा, और तीरंदाजी के क्षेत्र में आपको पता है ना पुरस्कार मिलता है, वो प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार ही है। तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्हीं के नाम से पुरस्कार मिलता है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे वहां के लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आदिवासियों के बीच में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थे, तो इसी कारण बच नहीं रहा था। यही तो कारण है जो बच नहीं रहा था। सोचिए, भारत आजाद हो चुका है, जब आजादी का विलय पत्र साइन होगा तो प्रवीर चंद्र भंजदेव ही साइन करेंगे। बस्तर को भारत में मिलाना है, प्रवीर चंद्र भंजदेव ही साइन करेंगे उसको। लेकिन सोचिए, अंग्रेजों ने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना समय दिया, अंग्रेजों के हिसाब से तो कर ही नहीं रहे। गोली कांड होता है एक, है ना, भीड़ इकट्ठा रहता है, प्रवीर भंजदेव जो रहते हैं वो बचाने और संभालने जाते हैं बात को, भीड़ में कोई इनके ऊपर गोली चला देता है। 1966 की बात है, भीड़ में इनके ऊपर कोई गोली चला देता है और गोली कांड के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। उस टाइम में कमिटी बैठी थी पता करने के लिए कि गोली कांड मतलब किसने गोली चलाया, कहां से गोली चला, चाहते तो पता कर सकते थे। अभी तक कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, अभी तक कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो 1948 में बस्तर रियासत का भारत में विलय इन्हीं के द्वारा हुआ था। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि इनसे पूछा गया था कि बताइए आप भंजदेव हैं, काकतीय हैं, कि आप चालुक्य हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं मैं ये सब जो है अपने किताब में बताऊंगा। तो फिर ये अपना किताब लिखते हैं जिसका नाम रहता है लोहंडीगुड़ा तरंगणी, नहीं लिखते हैं ना तरंगणी, तरंगिणी ठीक तो है, गिनी, लोहांडीगुड़ा तरंगिणी। वहां पे इस किताब में ये बोलते हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पूरा खानदान
शुरू से काकतीय था और अंतिम तक काकतीय ही रहेगा, यहीं पे इसका खत्म होता है। जो है ना, क्या आप भंजदेव हैं, काकतीय हैं कि चालुक्य हैं, यहीं से आता है कि हम काकतीय हैं। इसी वजह से हम काकतीय वंश पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट इनके बाद कुछ राजा बच गए हैं स्वतंत्रता के बाद के शासक, विजय चंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव और कमल चंद्र भंजदेव, जो अभी तक देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका बस्तर का काकतीय वंश। पूरा काकतीय वंश ही इस पूरे वीडियो में कवर हो गया है, साथ में जितने जनजातीय आंदोलन थे सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो गया है। यहां से क्वेश्चन आता ही है, आता ही आता है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख करके जाएंगे, आपका ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। जितने एस्पेक्ट थे हमने सारे इसमें कवर किए हुए हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे इसी प्रकार का और कुछ वन शॉट और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। चलिए, थैंक यू।